हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएमए फाइनल एससीएम क्लासेस। दोस्तों, आपने पहली क्लास देखी होगी और पहली क्लास में अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने सारी बातें करी है, कैसे कैसे हम कोर्स कवरेज करेंगे। स्पीड में देख लीजिए पर देख लीजिए। तो पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ओआर वाले पार्ट से, जो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला पार्ट है सेक्शन बी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले वो वाला पार्ट खत्म करेंगे एंड देन फिर हम अपने कॉस्ट वाले पार्ट में चलेंगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट, एससीएम वाले पार्ट। तो जैसे कि हमारे सिलेबस के अंदर दो पार्ट है, एक एससीएम वाला पार्ट है और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसको हम ओआर कहेंगे, ऑपरेशन रिसर्च। ओआर वाला पार्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा 40 मार्क्स की कवरेज रखता है और वो 60 मार्क्स की कवरेज रखता है। तो पहले हम 40 मार्क्स की कवरेज में देख रहे हैं और आज हम ये देख रहे हैं कि पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। एक तो लंबी लिस्ट ले लो एंड उसके बाद साथ साथ टॉपिक करते हुए चलेंगे। लो जी, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग। सर, जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि पहले आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा, तो आगे मैं उस हिसाब से काम करूंगा। ठीक है। तो टॉपिक कैसे कवर करेंगे मतलब शेड्यूल जो दे रहा हूँ। शेड्यूल फॉर क्लासेस की पहले आपने क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से अपने ऊपर मत रखना कि पहले मैं ये करूंगा, ये मुझे आता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असाइनमेंट। सबसे पहले दोस्त हम असाइनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असाइनमेंट टेक्निक। असाइनमेंट के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे सिमुलेशन। फिर पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्राम के बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस, या लीनियर प्रोग्राम के बाद डायरेक्टली गेम थ्योरी पढ़ लेंगे, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है सर। गेम थ्योरी पढ़ने के बाद अगला टॉपिक होगा हमारा 6 नंबर का, वह है नेटवर्किंग। 7th में हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व। 8 टॉपिक हमारा रहेगा मैक्सिमा मिनिमा। 9 टॉपिक हमारा रहेगा टाइम सीरीज एंड रेग्रेशन इक्वेशन। टाइम सीरीज एंड रेग्रेशन एनालिसिस। एंड हमारा 10वां टॉपिक रहेगा वही जो हमारी बुक में दे रखा है, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स। सर, तो अपना जो 40% वाला पार्ट है क्वांटिटी टेक्निक, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च कहेंगे, वो हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो पहला हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम चलेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिमुलेशन। ठीक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, एंड इस तरीके से ही आपको शेड्यूल फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको क्लासेस देखनी है। आओ सर, स्टार्ट करते हैं हम आज की सेशन को। चैप्टर का नाम लिखते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट टेक्निक। असाइनमेंट टेक्निक बोल दो या असाइनमेंट प्रॉब्लम कह लो।
असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक और नाम से जानते हैं, जॉब एलोकेशन। ठीक है, दो नाम से, एक तो असाइनमेंट टेक्निक बोलो या जॉब एलोकेशन कह लो, दो नाम से इसको जाना जाता है। क्या मतलब होता है, क्या सिनेरियो है? देखिए, ओआर वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक, या ओआर वाला पार्ट जो है अपना ओएम वाला, उसको हम ओएम वाला पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में बेसिकली हमें क्या करना है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। हिंदी में इसलिए लिखेंगे कि कल को आप जब इसका रिवीजन करो तो एज इट इज जो मैंने पढ़ाया था क्लास के अंदर वो आपको मिल पाए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसमें स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको हम जॉब एलोकेशन भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जॉब एलोकेशन भी इसका दूसरा नाम है, जॉब एलोकेशन। चलिए सर, ये क्या है बेसिकली? जितने भी आपके पास ये चैप्टर आएंगे, जैसे असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, जितने भी नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें, ये एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आते हैं। तो जनरली बेसिकली जब लोग इंडस्ट्री में काम करने लगे तो उनको एक प्रॉब्लम अराइज हुई, और उन प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें ये टेक्निक्स ने दिया। उन प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें टेक्निक दिया। उसमें से एक प्रॉब्लम है जॉब को एलोकेट करना। तो सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करी जाएगी और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन उस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आई, इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है और उस चैप्टर ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन करा। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 2 है, जॉब नंबर 3 है, जॉब नंबर 4 है। एक कंपनी के अंदर, एक काम फैक्ट्री के अंदर 4 तरीके का काम है। जॉब मतलब किसी काम, कोई काम। और उस कंपनी के अंदर 4 तरीके के वर्कर भी हैं। वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 और वर्कर 4। अब वर्कर नंबर 1 कहता है कि मैं जॉब नंबर 1 को, जॉब नंबर 1 मुझे करवाना है। तो मैंने 4 वर्कर के पास गया, मैंने कहा भाई आप कितनी देर में काम कंप्लीट कर दोगे? तो जॉब नंबर 1 ने कहा, वर्क जॉब नंबर 1 मुझे काम करवाना है। मैं किसी एक वर्कर के पास गया, उसने कहा कि मैं इस काम को करने में 5 घंटे लूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ये काम है, जॉब नंबर 1 है। मैं वर्कर 2 के पास गया, मैंने कहा भाई आप कितनी देर में कर दोगे ये काम? उसने कहा मैं ये काम 4 घंटे में कर दूंगा। फिर मैं जॉब नंबर 3 के वर्कर नंबर 3 के पास गया, मैंने वर्कर नंबर 3 से पूछा भाई वर्कर नंबर 3, आप, ये एक जॉब है मेरे पास, ये जॉब आप कितने दिन में कर दो, मतलब कितने घंटे लगाओगे? इसने कहा मैं 4.5 घंटे में कर दूंगा। इसने कहा मैं 4.5 घंटे में कर दूंगा। अब मैं जॉब नंबर 1 के पास गया, वर्कर नंबर 4 के पास गया, मैंने कहा भाई कितने घंटे में कर दोगे आप ये काम? उसने कहा मैं 3.5 घंटे में करके दे दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी जॉब, जो जॉब नंबर 1 है, वो किस वर्कर से करानी चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि सर वर्कर नंबर 4 से कराओ, वो कम समय लेगा और कम समय में हमारा ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा। मेरा भी यही आंसर होता। पर जब मैंने इनसे पूछा कि भैया आप कितने पैसे लोगे, तो इसने कहा मैं इस 3.5 घंटे के 500 रुपये आपसे चार्ज करूंगा। इसने कहा मैं 450 रुपये चार्ज करूंगा। इसने कहा मैं 400 रुपये चार्ज करूंगा। और इसने कहा मैं 500 रुपये चार्ज करूंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ आप ये काम किस वर्कर, ये जो जॉब है ये इनमें से कौन से वर्कर को दोगे, तो अब आप कहोगे नहीं, अब वर्कर 4 को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्कर जो नंबर 4 है वो भले ही जल्दी काम कर दे रहा है पर पैसे ज़्यादा ले रहा है। तो सर कौन सा काम किस वर्कर से कराना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आ जाए, इसी को असाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। तो होता क्या था कंपनीज के अंदर कि यार मैं किस वर्कर से कौन सा काम कराऊं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए, ये बड़ी दुविधा आती थी कि भाई कैसे किस वर्कर से कौन सा काम कराना चाहिए। अब सिमिलरली मैं जॉब 2 के बारे में कह रहा हूँ कि जॉब 2 में किस वर्कर से कराऊं, जॉब 3 में किस वर्कर से कराऊं, क्योंकि 4 तरीके के काम है और 4 वर्कर है। कौन सी जॉब किस वर्कर से करानी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, और इसका आंसर हमें दिया असाइनमेंट टेक्निक या जॉब एलोकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम ने। तो उन्होंने बताया कि हमारी टेक्निक आप लगाओ और उससे आपको पता चल जाएगा
कि कौन सी जॉब आपको किस वर्कर से करानी चाहिए जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि कौन सा काम किस वर्कर से कराना चाहिए, और उसका सोल्यूशन किसने बताया? इस पर्टिकुलर चैप्टर। हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वर्कर से ये काम कराओ और ओवरऑल आपकी कॉस्ट ओवरऑल कम रहेगी। तो प्रॉब्लम आई कि कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर कौन सी जॉब, कौन सी जॉब किस वर्कर को, वर्कर या मशीन, जरूरी नहीं है कि हर बार वर्कर ही हो सकता है कि मैं कौन सी जॉब किस मशीन से करवाऊं काम। भाई जॉब नंबर 4 है और मशीन मेरे पे 4 है, अब मुझे जॉब नंबर 1 किस मशीन से डालनी चाहिए, मतलब जो मेरा जॉब है उन 4 जॉब को उन 4 मशीन में डायरेक्ट नहीं डालूंगा, ये देखेंगे कि कौन सी जॉब किस मशीन में आई या किस वर्कर को दिया जाए जिससे जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए। तो प्रॉब्लम ये अराइज हो रही थी एक फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, कि कौन सी जॉब किस वर्कर या मशीन से कराना चाहिए, ए, कराना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, ये हुई थी प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें किसने दिया? असाइनमेंट टेक्निक ने। असाइनमेंट टेक्निक ने हमें बताया कि हम, हमारी टेक्निक आप लगाओ और उससे आप पता लगा लोगे कि किस वर्कर को किस जॉब पे रखना, किस वर्कर से कौन सी जॉब करानी चाहिए या कौन सी जॉब को किस मशीन से कराना चाहिए जिससे कॉस्ट कम से कम आए। इसका आंसर किसने दिया? जॉब एलोकेशन ने, जिसको हम, हमारे चैप्टर का नाम होता है असाइनमेंट टेक्निक। इसके दो नाम है, असाइनमेंट टेक्निक कह लो या जॉब एलोकेशन कह लो। तो असाइनमेंट टेक्निक क्या बता रहा है? असाइनमेंट टेक्निक हमें हेल्प करता है कि कौन सा जॉब किस वर्कर या मशीन से कराना चाहिए, जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम आए। लो जी, क्या आपको मतलब समझ में आया? असाइनमेंट टेक्निक हमें बताता है कि कौन सी जॉब किस वर्कर से करानी चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आ जाए। आइए सर, अब जैसे हिंदी में तो लिख लिया, पर हिंदी तो पेपर में नहीं लिखोगे ना, तो आइए इसका मीनिंग अब इंग्लिश में लिखते हैं। और ये नोट्स मैं जो उतार रहा हूँ ये आपको मिल जाएंगे, या मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप या तो मेरे साथ साथ उतार लीजिए, वो बेटर रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो नोट्स आप खुद प्रिंट आउट कर सकते हैं। द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम, द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम, assignment is the problem, the question is how the assignment should be made, how the assignment should be in order made in order so that the total cost involved, the total cost involved is minimized, so that the total cost involved is minimized। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लिख लिए?
द असाइनमेंट प्रॉब्लम assignment is a problem because असाइनमेंट मतलब बांटना सौंपना काम को, वो एक प्रॉब्लम है, असाइनमेंट ही एक प्रॉब्लम है बिकॉज पीपल बिकॉज पीपल वेरिंग because people varying ability for performing different job for performing different job and therefore the cost of performing job and therefore the cost of performing job by different people job by different people are different। कहने का तात्पर्य ये है, पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा वाला कह रहा है द असाइनमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पीपल की वेरिएबिलिटी एबिलिटी जो है वो वेरी करती है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा काम दिया गया जिसमें आप अच्छा नहीं कर पाओगे, पर जो आपको काम मिला उसको मैं अच्छे से कर पाऊंगा और कम समय में कम कॉस्ट पे कर दूंगा, तो वो काम मुझे मिलना चाहिए। और जो मुझे काम मिला है वो आप उसकी एबिलिटी आपके पास है, आप उस काम को अच्छे काम कर पाओगे और कम समय पे कम कॉस्ट पे कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जॉब को इस तरीके से असाइन करो कि जो जिसकी एबिलिटी है, क्योंकि हर काम को करने की हर पर्सन की अलग अलग एबिलिटीज होती है। मेरे को जॉब उस पर्टिकुलर पर्सन को देना चाहिए अगर वो एबल है कि हाँ यार मैं इस काम को कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ, हमें उसको देना चाहिए। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के काम करने की परफॉर्म करने की जो जॉब को परफॉर्म करने का वो तरीका डिफरेंट होता है और उससे कॉस्ट भी वेरी कर सकती है। अगर आपको जो काम दिया गया, मान लीजिए आप अकाउंट्स का काम करते हैं और मैंने आपको जीएसटी का काम दे दिया, तो आप समय लगाओगे। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे, पढ़ा तो आपने सब कुछ है, पर आप समय लगा सकते हैं। पर अगर मैं आपको अकाउंट्स का काम ही देता तो आप उसमें समय बिल्कुल नहीं लगाते, कॉस्ट आपकी बिल्कुल नहीं इंक्रीज होती। जो काम एक दिन में होना चाहिए था वो आपके लिए 2 दिन 3 दिन नहीं लगाते, एक दिन में ही कर देते। यही है, समझ में आया? ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग जॉब बाय डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। हर बंदा, हर पर्टिकुलर पर्सन उस काम को अलग अलग तरीके से करेगा और अलग अलग कॉस्ट आएगी। तीसरा, असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। असाइनमेंट एक तरीके की असाइनमेंट इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देयर आर मैनी सिचुएशन there are many situations where the assignment of a people or machine where the assignment of people या machine where the assignment of people या machine etc etc may be called कहता है असाइनमेंट एक तरीके का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस मान लो आप। अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, एलपीपी जिसको हम प्यार से बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसका एक स्पेशल केस आप मान सकते हो एज एन असाइनमेंट। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है असाइनमेंट करने के लिए। हम पीपल को ऐसे असाइन कर सकते हैं, मशीन में कैसे असाइन कर सकते हैं, मे बी कॉल्ड फॉर, जो भी आप कहो, बहुत तरीके हो सकते हैं, मशीन, पीपल और भी कुछ और तरीके हो सकते हैं। तो वो अलग अलग हो सकता है, इसने कहा एक तरीके का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है। जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो वहां पर आप कनेक्ट कर पाओगे असाइनमेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सर असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें 4 मेथड दिए गए। देयर आर 4 मेथड ऑफ सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, solving a assignment problem, and they are as below। कौन कौन से है वो? पहला, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। और चौथा है हंगरियन मेथड। अब ट्रांसपोर्टेशन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, कंप्लीट इन्यूमरेटेड मेथड, ये अलग अलग चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड देख लेंगे, वहां भी असाइनमेंट, इसलिए मैंने कहा था कि जब आप असाइनमेंट करते हैं उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला ही प्रैक्टिकल पार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो असाइनमेंट के बाद ही ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हंगरियन मेथड पढ़ना है बस। मतलब जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है वो ये वाला मेथड पढ़ना है, हंगरियन मेथड। दिस method is only applicable for this chapter। तो ये आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस हमें एक ही मेथड पढ़ना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बस एक ही मेथड पढ़ना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, सिंप्लेक्स और ये ऊपर का मेथड ये अलग अलग चैप्टर में है। वो भी पढ़ेंगे पर डिफरेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ? तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ हंगेरियन मेथड से ही हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करें। हंगेरियन मेथड ये वाले चैप्टर के अंदर हमें यही करना है, पर इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो हेडिंग डालेंगे हंगेरियन मेथड। अब इस हंगेरियन मेथड के अंदर आपको कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स देखने होते हैं। टोटल 6 स्टेप्स है, उनको पूरा करना होता है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 1 जो है वो कहता है रो ऑपरेशन के बारे में। सर रो ऑपरेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। स्टेप नंबर 2 है कॉलम ऑपरेशन। स्टेप नंबर 3 है ऑप्टिमलिटी टेस्ट। स्टेप नंबर 4 है इम्प्रूव मैट्रिक्स। 5 है रिपीट स्टेप नंबर 3 एंड 4 until optimum solution is not obtained। repeat step 3 and 4 until an optimum solution is obtained। तब तक रिपीट करो जब तक ऑप्टिमम सोल्यूशन ना आ जाए। और लास्ट में गिव ऑप्टिमम सोल्यूशन जब आ जाएगा तो लास्ट वाला स्टेप हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे उसको। दोस्त तो ये 6 स्टेप है हंगेरियन मेथड के अंदर, और एक एक स्टेप अच्छे से हिंदी में करके सिखाऊंगा और अच्छे से एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ से बहुत तरीके से करेंगे। आज हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, वो एग्जाम्पल में बनाऊंगा और वो एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन समझेंगे।
और फिर नेक्स्ट क्लास से हम मॉड्यूल की क्वेश्चन अपने कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को हम समझेंगे, सारे स्टेप्स को समझेंगे, क्या कहता है स्टेप ये वो, और आपको याद भी करना है। अब 1 घंटा करीब लगेगा पूरे स्टेप समझाने के बाद क्लास खत्म करेंगे। चलिए सर, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ये 6 के 6 टॉपिक। एग्जाम्पल सर मैंने बना दिया है और एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल को बताने से पहले ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होती है? जहाँ पर रो और कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रो क्या होता है। सर रो जो होती है वो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारी रो हो गई। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हम इस तरीके से जब काउंट करेंगे ये कॉलम होगा। अगर हम इस तरीके से काउंट कर रहे हैं वर्टिकल बेसिस पर, उसको कॉलम कहेंगे, और अगर हम उस तरीके से काउंट कर रहे हैं तो वो रो कहेंगे। अब बताओ कितनी रो है हमारे पास? 1 रो, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल हमारे पास 6 रो है। अगर हम बात करेंगे तो कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखो, दूसरा पेन ले लेता हूँ। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और 6। टोटल हमारे पास कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। तो जहां पर 6 रो और 6 कॉलम हुए, 6 रो है और 6 को, सर ये वाला नहीं काउंट करेंगे, ऊपर चीज अलग है, वो चीज अलग है। उस पहला वाला उस वाले को छोड़ दो, इनके अंदर अंदर 6 रो और 6 कॉलम है। इसको हम 6x6 मैट्रिक्स कहते हैं। 6x6 की मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, अब जरा मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, अब देखिए ये जो ऊपर 1 2 3 मैंने अलग पेन में दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और इधर दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है मेरे दोस्त? ये सर आपके लिए, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ये है जॉब, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6। तो सर ये बेसिकली जॉब है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, इसलिए मैंने उनको रो में काउंट नहीं करा। जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6। तो ये बेसिकली जॉब्स है। और ये क्या है? ये मैन की बात होगी। मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, मैन 6। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारे पास 6 मैन है और 6 जॉब है। ठीक है, हमारे पास 6 मैन है और 6 जॉब है। अब पॉइंट क्या है? अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 6 मैन आर अवेलेबल फॉर 6 डिफरेंट जॉब। जॉब भी हमारे पास 6 है और मैन भी हमारे पास 6 है। तो 6 मैन अवेलेबल है डिफरेंट जॉब्स के लिए। फ्रॉम द पास रिकॉर्ड्स द टाइम इन आर टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन फॉर अ डिफरेंट जॉब आर गिवन बिलो। तो बेसिकली ये जो आपको दे रखा है ना मेरे दोस्त, ये टाइम्स है, अंदर आर्स में दे रखा है। ये टाइम्स किस में है? आर्स में। इसका मतलब क्या है? अगर मैन 1 को जॉब 1 दी जाए तो वो उस काम को 2 घंटे में करेगा। अगर मैन 1 को जॉब 2 दी जाए तो उस काम को 9 घंटे लगा देगा करने में। अगर मैन 1 को मैं जॉब 1 दे दूं तो उस काम को करने में कितने घंटे लगाएगा? 2 घंटे। और मैन 1 को अगर मैं जॉब 2 दूं, जॉब 2 काम अगर मैन 1 को दूंगा तो 9 घंटे लगाएगा उस काम करने में। इसी तरीके से मैन 1 अगर जॉब 3 काम का पकड़ा, मतलब जॉब 3 वाला काम अगर मैं मैन 1 को दे देता हूँ तो 2 घंटे में कर देगा। जॉब 4 वाला काम अगर मैन 1 को दे दूंगा तो 7 घंटे में। इस तरीके से जॉब 5 का काम मैन 1 को दूंगा तो 9 घंटे में, और वो जॉब 6 1 घंटे में कर देगा। तो ये इसका मतलब है। इसी तरीके से मैन 4 को अगर जॉब 1 दिया जाए तो 4 घंटे लग जाएंगे काम करने में। मैन 4 को अगर जॉब 2 दिया जाए तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो समझ में आया क्या मतलब है इसका? क्लियर हुआ ये पॉइंट का क्या है ये चीज? ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल है इंफॉर्मेशन
जहां पर ये आपको बहुत डाटा दे रखा है, जहां पर हम कह रहे हैं कि मैन वन को अगर इस तरीके से इन जॉब में देंगे तो इतने इतने घंटे ये लेगा। अब हमारा काम क्या रहेगा कि कौन से मैन को कौन सा काम दिया जाए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए, ये हमारा मेन काम है। ठीक है, कौन से मैन को कौन सी जॉब दिया जाए, और यही हमें बताता है असाइनमेंट टेक्निक। तो नीचे, इसके नीचे लिख दो फाइंड आउट, फाइंड आउट एन एलोकेशन, फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ मैन टू डिफरेंट जॉब। अब आपको एक एलोकेशन फाइंड आउट करना है कि किस मैन को कौन सी जॉब दिया जाए, टू डिफरेंट जॉब विच विल लीड, पर्पस क्या है, विच विल लीड टू मिनिमाइज द टाइम, कि कम से कम, इधर पर्पस कॉस्ट कम करना नहीं है, समय कम करना है, विच लीड टू मिनिमाइज द टाइम, मिनिमाइज द टाइम। तो सर, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे को एक काम करके दो कम से कम समय पर, समय इधर इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्यादा समय लगा के कम करोगे, कम समय लगा के कम करोगे, टाइम कम लगाने की कोशिश करेंगे ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन टाइम के रिलेटेड आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। जब भी क्वेश्चन आपको टाइम की जगह पर कॉस्ट से रिलेटेड आ रहा है कि यार कॉस्ट हमें ज्यादा खर्च, अभी टाइम की बात हो रही है ना, 4 घंटे 5 घंटे, हो सकता है यहाँ पर कॉस्ट की बात भी हो कि वो कहे कि मैन वन जॉब वन को करने में 200 रुपये, 2 घंटे 2 रुपये लेगा, 2 रुपये की कॉस्ट आएगी, 9 रुपये की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट की बात हो, तब भी हम उसको कम से कम करने की कोशिश करें। पर आगे जाकर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ बात रिवेन्यू की हो रही है कि भाई अगर मैन वन को जॉब वन देंगे तो 2 रुपये कमा के लाएगा, मैन वन को जॉब टू देंगे तो 9 रुपये कमा के लाएगा। तो जब रिवेन्यू की, सेल की बात होगी तो हम अपने टेक्निक को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेल या ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू हो, वो बात की बात है। अभी हम टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे, जहां पर हमें अपने चीजों को मिनिमाइज करना है, कम से कम कॉस्ट पे या कम से कम समय पर उस काम को करवाना है। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि कौन सी जॉब मैं किस पर्टिकुलर मैन को दूं जिससे हमें समय, जिससे हमारी कॉस्ट की बात नहीं हो रही, जिससे हमारा समय, टाइम कम से कम लगेगा, यह है क्वेश्चन। अब वो 6 के 6 स्टेप लगाऊंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्या आपको समझ में आया? अब आपको कुछ नहीं उतारना, ये उतारना है तो उतार लीजिए। ये मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ ऐसे, अगर आपको दिखनी नहीं दिख रहा, पहले ऊपर वाला पॉइंट उतार लो, ये वाला लाइन उतार लो यहाँ पर वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद ये उतार लो मैट्रिक्स, और नीचे वो लाइन उतार लो। उतारने के बाद अब मैं जरा रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करूंगा मेरे दोस्त। अब यहाँ से स्टार्ट होगा असली, अब उसको लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सामने देखना है, एक एक चीज सामने देखनी है। अगले आधे घंटे आपको कुछ नहीं करना, बस सामने देखना है। बस मैं क्वेश्चन खत्म कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास से आपको ये सारी चीजें याद करके अच्छे से करना है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। ठीक है, चलिए, चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रो ऑपरेशन। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ मत उतारना, सिर्फ सामने देखना, भले ही अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, वो मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 तक कर लो अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है, पर लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है अभी कुछ। ये थोड़ी जगह छोड़ूंगा मैं यहाँ पर लिखने के लिए कि रो ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं, हिंदी में लिखना है मुझे यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर अपना काम। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, एक ऐसे लाइन बना लो, ठीक है ऐसे बना लो। अरे भाई साहब, क्लिक तो हो जा भाई, क्लिक हो जा। तो हमारे पास कितने मैन हैं, कितनी जॉब है? हमारे पास 6 जॉब है। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5, और लास्ट में जॉब नंबर 6। मैन कितने हैं? वो भी 6। मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5 और मैन 6। इनको हम कॉपी भी कर लेंगे क्योंकि आगे फिर से ये काम आएगा। कॉपी,
और पेस्ट। ये बार बार काम आएगा, इसलिए मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए जरा। अब देखिए रो ऑपरेशन करना कैसे होता है। सबसे पहले पहले पे आ जाओ, जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये देखो कि हर रो में से मिनिमम क्या है। ये जो रो है ना, इसमें मिनिमम क्या है, ये रहा सर 1। इसी में से रो में क्या है, मिनिमम 1 है। इस रो में से मिनिमम क्या है, 1 है। इस रो में से मिनिमम क्या है, 1 है। हर रो में से मिनिमम निकालो। ठीक है, और हर रो में से जो मिनिमम, जैसे 1 मिनिमम है तो सम में से 1 माइनस कर दो। सम में से 1 माइनस कर दो। हर रो में से जो मिनिमम है उसमें से माइनस करो। मतलब क्या कि अभी देखो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये ज़्यादा हो जा रहा है, देखो। आ जाइए, इधर देखो। इधर मेरे लिए मिनिमम क्या है सर। इधर अगर आप देखोगे, पहली रो में मिनिमम है मेरे पास 1। पहली रो में क्या मिनिमम है, 1 मिनिमम है। तो जरा आइए, पहली रो में मिनिमम कितना है मेरे पास, 1 है। देखो, पहली रो में मिनिमम क्या है मेरे पास, 1 है। तो क्या करूंगा, रो को, रो ऑपरेशन कहता है कि सबसे मिनिमम लो और सबसे मिनिमम में सबको माइनस कर दो। तो कैसे करूंगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 1 8 1 6 8। 1 8 1 6 8। 1 8 1 6 1 8 1 6 8 0। लास्ट वाले में 0 आएगा। इधर आएगा 8, इधर आएगा 0। तो क्या करना है, हर रो लो, उस रो में से मिनिमम ढूंढो और उस मिनिमम में सबको माइनस कर दो। तो मैंने क्या करा, रो ली, उसमें मिनिमम ढूंढा और माइनस कर दी। अब अगला, इसमें मेरा क्या है, मिनिमम 1 है। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो सभी में मिनिमम 1 ही आ रहा है। ये तो कोइंसिडेंस हो गया, और जरूरी नहीं है कि इधर ही 1 आए, हो सकता है इधर आ जाए, इधर आ जाए कम, इधर आ जाए। ठीक है ना। तो 1, अब सब में से माइनस करेंगे। 5 7 6 5 13। 5 7 6 5 13। 5 7 6 5 13 और 0। ठीक है, इसके बाद इधर भी 1 है, माइनस करो। 3 5 3 5 4 2 7। 3 5 4 2 7। 3 5 4 2 7, और यहाँ 1 में से 1 जाएंगे, 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्लियर हो गया। वापसी बैठ के कर दूं। चलिए, इसके बाद अगला देखो। इधर देखेंगे 4 वाला में, 4 वाले में क्या होगा, 3 1 6। 3 1 6 2 9। 3 1 6 2 9। 3 1 6 2 9 0। अगला देखो, 1 इधर 1 माइनस करेंगे। 4 2 8 4 11। 4 2 8 4 11 और 0। ठीक है, अगला। सर इधर देखो, 9 में से एक जाएगा 8 7 11। 8 7 11 12 8। 8 7 11 12 8। क्या था सर, 8 8 7 11 12 8। 8 7 11 12 8 और 0। ये हो गया सर रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में आपने क्या करा, सबसे पहले हर रो में मिनिमम ढूंढा और उस मिनिमम को हर रो में से माइनस करा। ये लिख दूं, सबसे पहले
हर रो में से मिनिमम ढूंढो और फिर हर रो में उस मिनिमम नंबर को माइनस करो। सर अगर आपको लग रहा होगा कि हिंदी लिखना एक वेस्ट ऑफ समय है, तो ये आपको अभी तो वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, पर मुझे पता है, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। बच्चे आके मुझसे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर जो आपने हिंदी में लिखवाया था ना, वो वेरी इफेक्टिव रहा हमें जब रिवीजन करने का टाइम आया। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रो ऑपरेशन में क्या करना होता है, वो करना जो आपने हिंदी में लिखा उसको पढ़ते सारा याद आ जाएगा। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक वर्थ रहेगा जब आप रिवीजन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आ जाता है कॉलम ऑपरेशन। स्टेप नंबर 2 आ गया हमारे पास, कॉलम ऑपरेशन। चलिए एक बार इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब कॉलम ऑपरेशन क्या कहता है इसके बारे में भी देखो, क्या कह रहा है कॉलम ऑपरेशन। चलिए, कॉलम ऑपरेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले कॉलम ऑपरेशन की अगर बात करें तो उसमें हमें जो भी अभी तक हमने क्या करा था, मेन क्वेश्चन में से देख रहे थे, राइट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेन क्वेश्चन में से कर रहे थे ऑपरेशन। ऑपरेशन रो ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो प्लस माइनस कर रहे थे वो मेन क्वेश्चन में से कर रहे थे। कॉलम ऑपरेशन करते समय आपको स्टेप नंबर 1 जो रो ऑपरेशन था उसमें प्लस ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस जो करना है उस पर करना है। सर कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हमें रो ऑपरेशन वाला डाटा लेना है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। कॉलम ऑपरेशन करते टाइम कॉलम ऑपरेशन करते टाइम हमें रो ऑपरेशन वाला डाटा लेना है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे पहले कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू ढूंढो और फिर उस मिनिमम वैल्यू को सब एलिमेंट में से माइनस करो कॉलम वाइज। फिर उस मिनिमम वैल्यू को हर कॉलम में से माइनस करो। अब सबसे पहले क्या देखना है, रो ऑपरेशन। अब मुझे बताओ देखा कैसे, ऐसे कि इस पर्टिकुलर रो में मिनिमम क्या है 1, और सबको माइनस करो 1 से। ये आ जाएगा 0 4 2 2 3 7। 0 4 2 2 3 7, ये आया ना। ये देखो 0 4 2 2 3 और 7। अगला, अगला देखो, इधर सबसे मिनिमम क्या है, अगर इधर सबसे मिनिमम देखोगे 1 है, तो वहां से माइनस करते हुए चलो 1 को। 7 6 4 0 1 6। 7 6 4 0 1 6। 7 6 4 0 1 6। और फिर इधर देखो मिनिमम क्या है, 1 0 5 3 5। 0 5 3 5 7 10। 0 5 3 5 7 10। 0 5 3 5 7 और 10।
अगला देखो मिनिमम 6 5 2 2 4 12 है ना, 6 5 2 2 4 12। इसका होगा मिनिमम, इधर दिख रहा है मुझे 2, 2 में से जाएंगे, यहाँ बचेगा 4 3 0 0 2 10, 4 3 0 0 2 10, 4 3 0 0 2 10, 4 3 0 0 2 10। इधर अगर आप इधर देखोगे तो इधर सबसे मिनिमम मुझे दिख रहा है 7। अगर आप देखोगे इस कॉलम में मिनिमम 7 दिख रहा है, तो उधर एक बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचेगा। तो 1 6 0 2 8 9 10 11, 4 और 1, तो 1 6 0 2 4 और 1 1 6 0 2 4 और 1, 7 4 11 हो गए। और लास्ट वाले कॉलम में अगर देखो सब में 0 था, तो माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। लास्ट वाले कॉलम में अगर देखोगे तो सब में ही माइनस था, देखो ये सब में माइनस था, तो आप माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया जी कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही आपको समझ में आ गया कैसे करना है। रो ऑपरेशन में रो वाइज मिनिमम देखना है, उसमें से माइनस करते हुए चलो। मेन क्वेश्चन में जब कॉलम ऑपरेशन आएगा तो उसका डाटा रो ऑपरेशन से चालू होगा, तो जो कॉलम ऑपरेशन करना है वो रो वाले में करना है। मतलब जो कॉलम ऑपरेशन का आप डाटा डालोगे वो रो में से डालोगे, रो में से कॉलम वाइज मिनिमम लोगे और उसको माइनस करते हुए चलोगे। चलिए, तो ये यहाँ पर हो गया अपना कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के बाद अब आ जाएगा सर ऑप्टिमलिस्ट ऑपरेशन। ऑप्टिमल और कॉलम ऑपरेशन, ऑप्टिमल में क्या करना होता है, जो हमारा कॉलम ऑपरेशन वाला आंसर था ना, उसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे, उसको आप एज इट इज कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। कॉपी करके थोड़ा नीचे लिखा, मुझे लिखवाना भी है, नोट्स भी बनाने हैं आपके लिए, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया। कॉलम ऑपरेशन के बाद आ जाता है अब ऑप्टिमल ऑपरेशन। एक मिनट देना बस। ये ना मैंने थोड़ा, एक मिनट बस, एक मिनट दीजिए, ये थोड़ा इधर खिसक गया नोट्स मेरे। हो गया सर, हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या हो गया था ना, वो इधर खिसक गए थे बीच बीच में, तो जब मैं इधर कर रहा था तो पूरे वो नहीं आ रहे थे। अब आ जाओ सर, ऑप्टिमल सोल्यूशन करेंगे, ऑप्टिमिलिटी करेंगे, ऑप्टिमिलिटी स्टेप नंबर 3। पर ऑप्टिमिलिटी में क्या करना है जरा ध्यान देखिए। ऑप्टिमिलिटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉलम ऑपरेशन था वो एज इट इज कॉपी कर लेना है। पहला स्टेप है कॉलम ऑपरेशन को एग्जैक्ट कॉपी करके एक टेबल और बनाओ। ये देखो मेरी जो कॉलम ऑपरेशन है, तो आपको एज इट इज कॉपी कर लो, इसको एक और टेबल बना लो, और मैंने बना दी, ठीक है, आप उसको बना लेना, ठीक। सेकंड, अब हमें अब हमें लाइन ड्रॉ करके सभी अब हमें लाइन ड्रॉ करके सभी जीरो को कट करना है, सभी टेबल की जीरो को कट करना है, और कोशिश करें
और लाइन और कोशिश करनी है कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कट हो। किस लाइन से जीरो कट करेंगे? सर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये? फिर से बात, लाइन वेस्ट नहीं कर रहे हम। किस लाइन से, अगली क्लास देखना आप, कुछ नहीं लिखवाऊंगा और देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा। जिस लाइन से जीरो कट किया जाएगा वो रो कॉलम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो रो कॉलम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे को सारी जीरो दिख रही है यहाँ पर, मैं इन सारी जीरो को लाइन ड्रॉ करके कट करूंगा। कैसे लाइन ड्रॉ करी? जैसे कि लेट सपोज कि मैंने एक लाइन खींच दी, मैंने इसको इस तरीके से ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी और एक जीरो कट हो गई, कट कर दी दोस्त। अब मेरे को ये बोलना, मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि लाइन आपको ड्रॉ करके जीरो सारी काटनी है, जितनी भी जीरो यहाँ दिख रही है सबको कटनी चाहिए। लाइन लाइन ड्रॉ करो, जीरो को काटो, पर कोशिश ये करना कि कम से लाइन में ज़्यादा ज़्यादा जीरो कटे। अगर आप इधर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर मैं ये लाइन ऐसे ना ड्रॉ करके, ये लाइन ऐसे ना ड्रॉ करके, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता तो ऐसे लो ड्रॉ करूंगा तो एक जीरो कटेगी और ऐसे ड्रॉ करूंगा तो तीन जीरो कट जाएगी। तो ऐसे सोचना है आपको कि आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो कटे। अब देखो, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो तीन जीरो कटेगी और ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो सारी जीरो कट जाएगी। पर ये कितना सोचेंगे? सोच ही नहीं पाएंगे दोस्त। बहुत मुश्किल है इस चीज को सोचना कि हम कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो ड्रॉ करें। और साथ में एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपकी लाइन रो और कॉलम से ज्यादा हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आपने लाइन ड्रॉ करी, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपने ऐसे कहा, आपने क्वेश्चन दिख रहा, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन है, अब आपने क्या करा, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, या एक दो तीन चार पाँच छः कर दी, ठीक है, सारा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, सारी लाइनें कट गई। बट पॉइंट क्या है कि आपकी जो लाइन है वो नंबर ऑफ रो और कॉलम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखो रो कितनी है सर, एक दो तीन चार पाँच छः रो है और छः कॉलम है। अगर आपकी लाइन सात हो गई तो आपने आंसर गलत कर दिया। लाइन कम होगी चलेगा, ऐसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वहां पर लिख दिया मैंने, ये देखो लिखा भी है कि जितनी लाइन से जीरो कट किया जाएगा वो रो कॉलम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमें ये ध्यान में रखना कि हमें कम लाइन में ज्यादा जीरो कटनी है। आप कर दोगे, मैं अगर करना चाहूँ तो मैं पहले ऐसे जीरो काट दूंगा, फिर मैं देखूंगा नीचे में कोई जीरो नहीं है, ठीक है, एक ऐसे काट दूंगा, दो लाइन से ये कट गई और बीच वाली जीरो को काट दी। बट मैं अगर इस पर एक ट्रिक बता दूं आपको तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कम लाइन में ज्यादा जीरो। तो यहाँ पर हम ट्रिक करते हैं और ट्रिक से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक क्या है? लाइन कट करने की ट्रिक है। सबसे पहले रो से स्टार्ट करो, सबसे पहले रो से स्टार्ट, सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, सबसे पहले रो से स्टार्ट करो। और जिस रो में, सुनो, जिस रो में सिंगल जीरो हो उस रो में वर्टिकल लाइन, ऐसे नहीं ऐसे लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रिक है ये, याद हो जाएगा आपको, क्वेश्चन करते 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 याद हो जाएगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको लग रहा होगा यार काफी जरा टाइम लग रहा है, बोरियत सी लग रही है क्लास, ये वो, पहली क्लास छोड़ दो, बस अगली की तीन चार क्लास देखना, सारा ऐसे टिप्स पे याद हो जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, टिप्स पे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं बस ये आपके लिए लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो टाइम वेस्ट है ये लिखवाने का। सही बता रहा हूँ, मुझे इसमें टाइम वेस्टिंग है, मेरे लिए टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि इतने टाइम में मैं क्लास खत्म करके अगली क्लास स्टार्ट भी करते था, जितना टाइम इस पर लग रहा है लिखवाने में। ये सिर्फ आपके लिए है दोस्त, नहीं तो मेरे लिए तो मैं कुछ नहीं लिख पाता, मैं तो बोल देता, आपको बोल देता, मेरे काम खत्म। मैं 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर देता इसको। हाँ, मैं एक घंटा लगा रहा हूँ ना, 15 मिनट में कर देता।
पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट हो इस तरीके से करो, ठीक है। तो मैंने पेन क्या लिखवाया, मैंने यहाँ पर मैंने लिखवाया, देखो सबसे पहले रो से स्टार्ट करना है, रो से स्टार्ट करो, और जिस रो में सिंगल जीरो होगी, अगर उसमें डबल जीरो है, तीन जीरो को छोड़ दो, और जिस रो में सिंगल जीरो होगी उसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। रो ऐसे चलती है ना, ड्रॉ ऐसे करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने रो से स्टार्ट करा, तो मैंने पहली वाली रो में देखा यहाँ पर एक जीरो नहीं है, तीन जीरो है, हटा दो उसको। दूसरी वाली रो में देखा एक जीरो मिल गई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। रो ऐसे चल रही है, यहाँ पर एक जीरो मिल गया और मैंने लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, एक जीरो मिली, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगली रो, तीसरी रो में आओ। अब आप तीसरी रो को देखोगे तो एक दो तीन, दो जीरो मिल गया, हटा दो। चौथी रो में एक दो सिंगल, दो जीरो इधर मिल गया, हटा दो। फिर अगले में नहीं है जीरो, अगले में नहीं है। तो पहली वाली ट्रिक तो कंप्लीट हो गई। जिस रो में सिंगल जीरो, पहली वाली में नहीं थी सिंगल, हटा दिया। दूसरी वाली में सिंगल है कि ये थी, इसलिए मैंने वर्टिकल ऐसे लोड नहीं करनी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा मैं इस बार बॉक्स भी बना देता हूँ जिससे आपको लगे कि मैंने कौन सी रो से उसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, इस रो से, ठीक है जी। पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जिस रो में सिंगल जीरो नहीं है, दो जीरो तीन जीरो ऐसे मिल रही है, उसको छोड़ देना है। अब मैंने तो भाई, अब मेरा हो गया काम, मैंने एक लाइन कट करी, देखो इससे क्या हुआ, कम से कम लाइन में ज्यादा जीरो कट गई, होगी ना ट्रिक से, एक ही लाइन में सारी जीरो कट गई। अगला पॉइंट सुनो, अब जिस रो में सिंगल जीरो नहीं है तो हमें स्टार्ट करना है कॉलम से। जिस रो में सिंगल जीरो नहीं है तो हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे, और जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगी उसमें वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, कॉलम ऐसे चलता है तो ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा, कम जीरो में, कम लाइन में ज्यादा जीरो कर जाएगी। आ जाओ, पहले रो को चेक करना है, स्टार्ट रो से करा मैंने, स्टार्ट जब रो से करा तो मुझे एक या सिंगल जीरो मिला, मैंने वर्टिकल कर दी। अब कॉलम से स्टार्ट करेंगे। अगर आप कॉलम को ध्यान से देखते हो तो पहले कॉलम में सिंगल जीरो दिख रही है, यस सर, पहले कॉलम मुझे सिंगल जीरो मिल गई। अब मैं कॉलम वाइज नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये गई, ठीक है दोस्त। अब अगले कॉलम में देखो सिंगल जीरो मिल गई, यस सर मिल गई, कैसे लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये भी जीरो यहाँ से भी कट गई। अगले कॉलम में देखो, अगले कॉलम में जीरो नहीं है, अगले कॉलम में जीरो मिल गई, फिर से सिंगल जीरो मिल गई मेरे को यहाँ पर, फिर से सिंगल मिल गई। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर अगले कॉलम में देखो नहीं है। तो अब देखो मुझे कम से कम लाइन में, जहां मेरी 6 लाइन में सारी जीरो कट रही थी, एक दो तीन चार लाइन में कट गई सारी जीरो, भाई दिस इज कॉल्ड ट्रिक। करना रो से स्टार्ट है, सिंगल जीरो जिस लाइन में होगी वर्टिकल खींच दो, जिस रो में सिंगल जीरो होगी इसमें वर्टिकल खींचो, अगर रो में सिंगल जीरो नहीं है तो कॉलम से स्टार्ट करो, जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, जिससे कम लाइन में ज्यादा जीरो कट जाएगी। अब देखो 4 लाइन में ही मैंने सारी जीरो निपटा दी, दिस इज कॉल्ड ट्रिक। क्या आपको ट्रिक समझ में आया, क्लियर है? चलिए अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, लिखो आप, ये पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक मिनट देना, लिखो पहला पॉइंट, सारी जीरो कट जाने के बाद हम देखेंगे कितनी लाइन में जीरो कट गई है। अगर नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी लाइन में कटी, अगर वो बराबर नहीं है इसके नंबर ऑफ रो या कॉलम के, दोनों में से किसी एक के बराबर नहीं है, तो ऐसे में हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास लाइन कितनी लाइन में कट गई थी, जीरो जीरो 4 लाइन में, और हमारे पास रो कितनी है 6। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब समझ जाना कि जो आपका ऊपर दिया गया आंसर है वो ऑप्टिमल नहीं है। अब आपको अपनी मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
सर तो फिर ऐसा कर लेते ना कि 6 लाइन में ही काट देते जीरो, ऐसा नहीं होता। कंडीशन क्या थी, कम से कम लाइन में ज्यादा जीरो काटनी है, कंडीशन है। अब जो चीज जो जीरो 4 लाइन में कट सकती थी उसके लिए मैं 6 लाइन क्यों ड्रॉ करूंगा, कंडीशन लिख दी थी ना मैंने वहां पर कि कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो कटनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं है कि 6 लाइन में ही काट दो पहले में ही, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम लाइन में ज्यादा जीरो कटनी चाहिए। 4 लाइन में अगर ज्यादा जीरो कट रही है तो ठीक है 4 है, अगर आपका सोल्यूशन जो है नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं आ रहा या कॉलम के बराबर नहीं आ रहा तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो ये ऑप्टिमल, ऑप्टिमल था बेस्ट सोल्यूशन, जहां पर हम अपनी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम डेलीगेट कर सकते हैं। ऑप्टिमल मान लिया हुआ, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। अब सर फिर सर ऑप्टिमल सोल्यूशन कब माना जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन तब माना जाएगा जब नंबर्स ऑफ लाइन इक्वल आ जाएगी नंबर्स ऑफ रो और कॉलम की, और जब तक इक्वल नहीं आती, और जब तक इक्वल नहीं आती तब तक सेम स्टेप रिपीट रिपीटली किया जाएगा। जब तक इक्वल नहीं आएगी तब तक सेम स्टेप रिपीटली किया जाएगा, तब जब तक नंबर्स ऑफ लाइन इक्वल ना आ जाए नंबर्स ऑफ रो या कॉलम के। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा ये सेम स्टेप कॉपी करना है, मतलब मैं दोबारा क्या करूंगा, ये कॉलम वाला स्टेप लूंगा। अब मैं यहाँ पर एक और वो बना, ये जो कॉलम वाला पॉइंट था ना ये वाला, ये मैं दोबारा यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो उसको। सर आपने तो पेस्ट कर दिया, हम कैसे करेंगे, तुम देखो अपना कैसे करना है। अब बनेगी इम्प्रूव मैट्रिक्स, क्या बनेगी अब मुझे सेम स्टेप दोबारा करना है सर, इम्प्रूव मैट्रिक्स। पर इम्प्रूव मैट्रिक्स करते टाइम कुछ चीज़ें भी चेंज करनी है, नहीं तो हर बार वही चीज़ नहीं आएगा, इसके अंदर कुछ चेंजमेंट होगा, वो क्या चेंजमेंट होगा वो देखेंगे। चलिए तो अब इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ेंगे यहाँ पर, लिखवाना भी है ना, बिना लिखवाए तो बात, पहले एक आंसर में लिखवाऊंगा, उससे ज़्यादा किसी आंसर में नहीं लिखवाने वाला मैं अब देखिए दोस्त इम्प्रूव मैट्रिक्स में कैसे करना है। सबसे पहले उन एलिमेंट को ढूंढो जिसमें कट नहीं लगे, उनको नॉन कट एलिमेंट कहेंगे, नॉन कट एलिमेंट। ढूंढने के बाद उन नॉन कट एलिमेंट में मिनिमम ढूंढो, और उस मिनिमम वैल्यू को, उस मिनिमम वैल्यू को नॉन कट एलिमेंट में माइनस कर दो। नॉन कट एलिमेंट से माइनस कर दो, क्या बोला मैंने, ऊपर आ जाओ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखना है वो एलिमेंट जो नॉन कट एलिमेंट है, कौन से बोलते हैं नॉन कट में, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15, टोटल 15 एलिमेंट है नॉन कट। इन 15 एलिमेंट को नॉन कट एलिमेंट कहेंगे और इसमें ढूंढना है मिनिमम वैल्यू। हमने इन सभी एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू देखी 1। अब इस 1 को सभी नॉन कट एलिमेंट से माइनस कर दो। तो भैया क्या करूंगा, अब देखो 4 में से 1 माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा 3। M2 में लिख रहे हैं ठीक है, क्योंकि वो जो कट एलिमेंट है उनको हटा रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, नॉन कट एलिमेंट जो है वो। तो 3, सब में सबसे पहले मिनिमम ढूंढा, तो मेरा मिनिमम जीरो तो आएगा नहीं मिनिमम, क्योंकि जीरो तो सब कट चुके थे। तो नॉन कट एलिमेंट में सबसे मिनिमम क्या देखा 1। सर 1 तो इधर भी है, कोई बात नहीं, 1 1 है, मिनिमम ढूंढो 1। 3, ये देखो यहाँ पर आ गया 3 इसमें। और देखो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में M2 में M5 में और M6 में 1 माइनस करना है सब में से। ये देखो मैंने लिखा है ना, क्या करूंगा, इधर 1 माइनस करूंगा, इधर करूंगा 1। 3 5 4 2 5, 3 5, दूसरे पेन से लिख दूं, 3 5 4 3 5, और ये तो जीरो था। क्या करा मैंने, देखो ऊपर जो नॉन कट एलिमेंट है उनमें से माइनस करा, 3 5 4 2 और 5। 3 5 4 2 5 है, 2 5 है, गलत नहीं, एक गलती मतलब पूरा क्वेश्चन गलत। तो इधर अब और कौन कौन सा नॉन कट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से है, एक तो M5 है और M6 है, देखो M5 और M6, M5 और M6 वाले में देख लो एक बार। यहाँ पर 1 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 6, 2 और 6, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 5, 0 और 5, यहाँ पर आएगा 6 और 9, 6 और 9, यहाँ पर आएगा 1 और 9, 1 और 9, यहाँ पर कितना आएगा दोस्त, 3 और 0, 3 और 0। ठीक है जी, हो गया। तो मैंने क्या करा, नॉन कट जितने भी एलिमेंट है उसमें मिनिमम ढूंढा और सबको माइनस करा, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारा चीज़ यहीं लिखी हुई है। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी है उस मिनिमम वैल्यू को वहां पर जोड़ना है। जैसे वो मिनिमम वैल्यू जो नॉन कट एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू निकाली ना, उन सभी नॉन कट एलिमेंट में माइनस करा। अब अगला स्टेप क्या है कि जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब आपस में काट रही है एक दूसरे को, वहां पर वो मिनिमम वैल्यू जो आपका क्या आया था आंसर, एक आया था, ऐड करना है, वो मिनिमम वैल्यू को ऐड करना है। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो आप ये देखो कि कहाँ पर आपका दो एलिमेंट, दो लाइन आपस में कट कर रही है, एक यहाँ कर रही है, यहाँ पर 1 जोड़ूंगा, एक यहाँ कर रही है, यहाँ 1 जोड़ूंगा, एक यहाँ कर रही है, दो लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं इनको। इंटरसेक्ट पॉइंट में जो मिनिमम था ना नॉन कट एलिमेंट, वो यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ तो माइनस करा और इंटरसेक्ट वाले में ऐड करना है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये रहा, M3 में जॉब 6 और M4 में जॉब 1, और पहले वाले में। तो यहाँ पर 1 1 जोड़ दूंगा, जब 1 1 जोड़ दूंगा तो 0 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, दो जगह पर था। ठीक है, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, ये 1, ये 1 और ये 1, समझ में आया। अब क्या बच गया, अब वो लाइन बच गई ना, तो इंटरसेक्ट पॉइंट बचा नॉट कट एलिमेंट, अब वो लाइन बच गई, वो एज इट इज रख देनी है। अब बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिख देने हैं, लिख दो यहाँ पर। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो एज उतारेंगे। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए एज इट इज एज उतारे जाएगा। अभी रुको, अभी रुको, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो दोस्त है, मैंने कहा था बहुत लंबी क्लास है, अगली क्लास में देखना, इन्हीं क्लास में 3 क्वेश्चन करा दूंगा मैं।
सब होने के बाद ट्रिक लगाकर लाइन ड्रॉ करेंगे और जीरो कट करेंगे। ट्रिक लगाओ, लाइन ड्रॉ करो, जीरो कट करो। ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करूंगा दोस्त? कहाँ से स्टार्ट करूंगा? रो से। जिस रो में सिंगल जीरो होगी, पहले वाले में सिंगल जीरो नहीं है, हटा दो। दूसरे वाले रो में सिंगल जीरो है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लो, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तीसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है, हटा दो। चौथी वाली रो में भी सिंगल जीरो नहीं है, देखो जीरो और जीरो दो बार आया। पांच वाली रो में सिंगल जीरो है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लो, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। और छठी रो में भी सिंगल जीरो मिल गया, देखो ये रहा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है भाई, तीन लाइन हो गई। अब कॉलम पे आ जाओ, अभी जीरो कहाँ घटे। अब कॉलम में देखो सर, ये कॉलम में है सिंगल जीरो, यस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगले कॉलम पे आ जाओ, ये कॉलम में तो कट गया, ये वाले कॉलम में सिंगल जीरो है नहीं, ये वाले कॉलम में सिंगल जीरो है, यस ये रहा। इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, इस कॉलम में दो जीरो है। अब फंस गए, अब क्या करूं? अब अगर मैं फिर से रो में आ जाऊंगा, इस रो में सिंगल जीरो मिल गई, यस मिल गई। इधर देखो दोस्त, इधर देख लो, अब गलती मत करना। इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, इस कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है। अगर आप इस कॉलम में देखो दो जीरो है। अब फिर से फंस गया मैं, अब मुझे कॉलम वाइज भी नहीं मिल रहा। अब मैं दोबारा रो में आऊंगा, रिपीट करो, रो पे चलो, सिंगल जीरो ड्रो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कॉलम चलो, सिंगल जीरो ड्रो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। कॉलम खत्म हो गया, अब रो पे दोबारा चलो। फिर से मैं रो पे गया, पहली वाली रो देखा नहीं है जीरो, दूसरी वाली रो देखा मिल गई जीरो, जीरो मिल गई, ऐसे काट दो। अब कितनी लाइन है? एक दो तीन चार पांच हुई है भैया, पांच। तो नंबर ऑफ लाइन अभी भी नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर ऑफ लाइन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो या कॉलम। ठीक है, तो लाइन कितनी है? पांच, और रो कितनी है, कॉलम कितना है? छह। तो नॉट इक्वल है, नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आप फिर से सेम स्टेप दोबारा करो। अब मैं सारी चीज थोड़ी लिखवाऊंगा अब से, नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब मैं सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगा दोस्त, अब मैं कॉपी करूंगा और सेम स्टेप दोबारा फॉलो। सर वही, अब सेम स्टेप की, नॉन वर्टिकल, वर्टिकल, नॉन कट एलिमेंट, सेम भाई दोबारा। इम्प्रूव मैट्रिक्स, अब कुछ नहीं लिखवाऊंगा दोस्त। अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है आपको? अब देखो नॉन एलिमेंट कौन से हैं, ध्यान देना। ये रे, ये है। तो इधर मुझे दो ही नॉन एलिमेंट दिख रहे हैं, और इसमें सबसे मिनिमम क्या है? दो है। ये है सर मिनिमम दो, या ऊपर भी ले लो। अब माइनस करते हुए चलेंगे। ये देखो, एक जीरो जीरो एक और चार। ये कहाँ से ले लिया मैंने? ये वाला कॉपी नहीं करा क्या? एक मिनट दो दोस्त, ये वाला कॉपी करना था, गलत कॉपी कर लिया। कॉपी होती तो पन्ना पलट लेता, यहाँ पर मिटवाना पड़ता है ऐसे। अब समझ में आया। आधे सर, ये मिल गया मुझे। क्या करेंगे? नॉन एलिमेंट में से ढूंढो, ये रहा दो। ठीक है, मिल गया। अब क्या करो? माइनस करते हुए चलो। इधर क्या आएगा? एक, जीरो, जीरो, जीरो और चार। एक, जीरो, जीरो, जीरो और चार। इधर दो माइनस करेंगे, इधर बचेगा दो, एक, तीन। क्या बचेगा? दो, एक, तीन। इधर क्या बचेगा सर? दो माइनस करेंगे चार, दो माइनस करेंगे सात, चार और सात। जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये रहा, इसमें ऐड करना है। ऐड कर दो, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे।
देखो कैसे ऐड करूंगा, ध्यान से देखे। लाइन तो हटानी पड़ेगी, ये मैंने हटा दी यहाँ से, और यहाँ से ये ऐड करा, साथ में 2 ऐड करूंगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पर मैं 2 ऐड करूंगा, क्या बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर 2 ऐड करूंगा, क्या बचेगा? 3। यहाँ पर 2 ऐड करूंगा, क्या बचेगा? 3। हो गया जी। नॉन वर्टिकल एलिमेंट में ऐड कर दिया मिनिमम, ओ सॉरी माइनस करा, और जहाँ इंटरसेक्शन था वहां ऐड करा, एज इट इज बाकी लिख दिया। अब सेम स्टेप फिर से, पहले रो से स्टार्ट करूंगा, जिस रो में सिंगल जीरो होगी उसको वर्टिकल काटूंगा। ये रहा सिंगल जीरो सर, इसको काटा वर्टिकल। एक, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिंगल नहीं है, यहाँ पर सिंगल नहीं है, और यहाँ पर भी सिंगल नहीं है। अब कॉलम वाइज, इधर सिंगल जीरो नहीं है, इधर सिंगल जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल वाइज डिडक्ट किया जाए। इधर सिंगल जीरो मिल गई मुझे, हॉरिजॉन्टल वाइज डिडक्ट करेंगे। इधर सिंगल जीरो मिल गई, फिर से देखो ये इस रो में, इस वाले में कॉलम में सिंगल जीरो मिल गई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। इस वाले कॉलम में सिंगल जीरो मिल गई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब फिर से रो से स्टार्ट करूंगा, यहाँ रो में सिंगल जीरो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस रो में 2 जीरो मिल गई, इस वाली रो में 5वें वाली रो में 2 जीरो मिल गई। हटाओ, कॉलम से स्टार्ट करूँ, उस वाली रो में, पहली वाली कॉलम में, सॉरी पहले वाले कॉलम में देखो क्या है, सिंगल जीरो मिल गई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। और लास्ट में तो आप सीधा ऐसे ही ड्रॉ कर दो। अब जरा गिनना, 1 2 3 4 5 और ये वाली 6। तो यहाँ पर अब मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। इधर नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो कॉलम। तब तक रिपीट करो जब तक बराबर ना आ जाए। तो 6 लाइन ड्रॉ ही, 6 ये हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। इट इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अभी कहाँ खत्म हुआ, एक स्टेप लास्ट में, ऑप्टिमल सोल्यूशन दो तो सही। अभी तो मेरा आया है कि यह इम्प्रूव्ड हो चुकी है मैट्रिक्स, अब मुझे कोई फर्दर इम्प्रूव नहीं करना है इस पे। अब लास्ट स्टेप रहेगा जहां पर मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन देना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि किस वर्कर को किस काम को दूं, किस मैन को कौन सी जॉब दूं जिससे मेरे कम से कम समय लगे। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए, एंड द लास्ट वन, शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। लास्ट में ऑप्टिमल सोल्यूशन दिखाना है एज पर द क्वेश्चन। शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन। एक चीज और भी कर देंगे, जैसे हम जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस जीरो के बेसिस पर लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर बॉक्स लगाते हैं। जैसे पहला वाला मैं दोबारा से एक बार लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, दोबारा से लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि जिस जीरो पे लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर एक बॉक्स लगेंगे, जिससे हमें पता चला कि हाँ इस जीरो के बेसिस पर हमने लाइन ड्रॉ करी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके। सबसे पहले मैं रो पे गया, ठीक है, मुझे 2 जीरो सिंगल जीरो नहीं मिली, फिर मैं इस पे गया, मुझे यहाँ सिंगल जीरो मिल गई, ये मिली सिंगल जीरो, और मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, खत्म। फिर मैं क्या करा, अगली रो पे गया, मुझे सिंगल जीरो नहीं मिली, अगली रो पे गया, मुझे सिंगल जीरो नहीं मिली, अगली रो पे गया, मुझे नहीं मिली, और लास्ट वाली रो पे गया, सिंगल जीरो मिल गई, ये नहीं। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है रो में, वर्टिकल लाइन। अब मैं कॉलम से स्टार्ट करूंगा, मैं अगले कॉलम, पहले कॉलम में नहीं है सिंगल जीरो, दूसरे कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, तीसरे कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गई, मैंने यहाँ लाइन खींची और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल। फिर अगले वाले कॉलम पे क्या आऊँगा, यहाँ पर मेरी सिंगल जीरो नहीं है। अब दोबारा से मैं रो पे आता हूँ, पहली वाली रो पे नहीं, दूसरी वाली रो पे सिंगल जीरो नहीं है, तीसरी वाली रो पे सिंगल जीरो नहीं है, चौथी वाली रो पे सिंगल जीरो नहीं है। अब इस वाली कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, इस वाले कॉलम में सिंगल जीरो मुझे मिल गई, देखो ये रहा, इस वाले कॉलम में मिल गई सिंगल जीरो, ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, पहला वाला भूल गया हूँ। अब इस वाले कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गई, मैंने यहाँ से लिया और ये लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर दी। एंड लास्ट, इस वाले कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गई, मैंने यहाँ पर बॉक्स लिया और यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इधर ध्यान दे रहे हो तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैंने लास्ट वाली लाइन जो डिडक्ट करी है, अगर देखो लास्ट वाली लाइन जो डिडक्ट करी है, मैं इससे भी कर सकता था। इस वाली रो में सिंगल जीरो है, अब होगी ना सिंगल जीरो, इससे भी तो ऐसे काट सकता था पर नहीं काटा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बॉक्स बन चुका है। एक बार अगर जिस कॉलम में बॉक्स बन गया है उसमें अब दोबारा नहीं बनाना, क्योंकि आप, क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप या तो M4 में जॉब 2 को दोगे या
M5 में जॉब 2 को दोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा, सिंपल लॉजिक लगाइएगा। स्टार्टिंग से करते हैं, कैसे करते हैं स्टार्टिंग से कि भाई स्टार्टिंग से इन द सेंस कि आपने जॉब 1 करा, आप देखो जब आप कॉलम वाइज स्टार्ट करोगे तो शुरुआत से करोगे ना, सीधा दूसरे से तो नहीं आओगे ना, सीधी सी बात है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब दोबारा से रिपीट करो रो पे, चलो इस लाइन में सिंगल जीरो नहीं, इस रो में डबल जीरो है, इस रो में सिंगल जीरो है, ठीक है। अब डायरेक्टली कॉलम 2 पे थोड़ी आओगे, पहले 1 पे जाओगे ना कि इस कॉलम में सिंगल जीरो मिल गए, यस, मिलते ही खत्म कर दो। तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है, वहां तक हम जा ही नहीं पाएंगे, पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिकली हर बॉक्स में एक एक, हर कॉलम में या हर रो में एक एक आपको बॉक्स मिल ही जाएगा, ठीक है। और ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉक्स लगाना भूल गया था मैं, इसके बिना ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा नहीं। बॉक्स लग गए। अब आपको बॉक्स क्या बताते हैं, आता हूँ। अब लिखो, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, लास्ट स्टेप है जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, मैन 6। अब देना कैसे है, अब जहां पर बॉक्स है वहां पर देंगे। देखो मैन 1 को, कहाँ है बॉक्स, यहाँ पर, ध्यान देना, ये रहा मैन 1 और ये है इसका बॉक्स, ये रहा। मैन 1 को जॉब 3 देंगे। जब मैन 1 को जॉब 3 देंगे तो यार वो बुक कहाँ गई, मैन 1 को जब जॉब 3 देंगे, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। मेन क्वेश्चन क्या था, मैन 1 को जॉब 3 देना। बॉक्स समझ में आ रहा है क्या हुआ, रहा है बॉक्स बता रहा है, जहां पर बॉक्स लगा होगा मतलब वो वाले मैन को वो वाली जॉब मिलेगी। तो मैन 1 का पहला वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन ये रहा। क्या है, मैन 1 को जॉब 3 मिलेगी तो 2 घंटे लगाएगा। देखो मिनिमम टाइम आ रहा है 2 घंटे, सर मिनिमम तो ये भी है, इस पे मत चलो, सिर्फ उस पे चलो, अपने आप आ जाएगा। मैन 1 को जॉब 3 दो, वो अपने उसने अपने आप कर दिया सब कुछ। अब वो मैन 1 को जॉब 3 2 घंटे लेगा। या एक काम करो ना, ऐसे टेबल ना बनाकर आप अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन तो डाल ही दिया ना, ऐसे ना बनाकर ऐसे बना लो। इधर लिख दो मैन, एक कॉलम बनाओ जॉब का और एक कॉलम बनाओ टाइम का, इधर से लिखो ऐसे। ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल कैसे बनाना, एक कॉलम बना लो मैन के, कितने मैन है हमारे पास, ये रहा मैन, ठीक है। एक कॉलम बना लो जॉब का, और वो पर्टिकुलर मैन और जॉब कितना टाइम ले रहे हैं इन आवर्स, ऐसे बनाओ, ये ज़्यादा है जी। हमारे पास देखो पहले मैंने बात करी मैन 1 की, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5 और मैन 6, ठीक है। ये आ गया टोटल टाइम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैन 1 को कौन सी जॉब देनी है, सर मैन 1 को जॉब 3 देनी है, और वो 2 घंटे लेता है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, मैन 2 को कौन सी जॉब देनी है, ये रहा मैन 2, कौन सी जॉब दूंगा, जॉब 6। देखो यहाँ पर मैन 2 को जॉब 6 मिलेगी। माया बॉक्स का मतलब क्या है, फिर मैन 3 को कौन सी जॉब मिलेगी, जॉब 4 मिलेगी। मैन 3 को जॉब 4 मिलेगी। मैन 3 को जॉब 4 मिलेगी। फिर मैन 4 को क्या मिलेगी, जॉब 2। मैन 4 को जॉब 2 मिलेगी। एंड मैन 5 को मिलेगी जॉब 1 मिलेगी। एंड द लास्ट वन मैन 6 को मिलेगी जॉब 5। अब इससे आप आंसर निकाल लो कि जो जॉब 6 है वो कितने घंटे, मैन 2 के जॉब 6। इसको एक काम करो, फोटो ले लेता हूँ मैं साइड में, फोटो क्या लेना, उसकी फोटो ले लेता हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये मैं इसमें से देख के बता दूंगा, आप भी एक बार इसको, आपने उतारा ही होगा, आपको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। भाई
टू को जॉब 6 मिलेगी, 1 घंटा ले रहा है। मैन थ्री को जॉब 4, मैन थ्री जॉब 4 3 घंटे। मैन फोर जॉब टू 2 घंटे। मैन 5 जॉब 1 5 घंटे। और मैन 6 जॉब 5 9 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए सर बता दो। ये है सर ऑप्टिमल सोल्यूशन। वो ऑटोमेटिक निकालेगा, 2 + 1 + 3 2 5 और 9, टोटल 22 आवर्स हो गए। इससे कम जा ही नहीं सकता, आप करके देख लेना। असाइनमेंट टेक्निक आपको यही बताता है एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन। मतलब अगर आप इन मैनों को इस तरीके से जॉब दोगे तो सबसे कम समय, आपका सारा ओवरऑल टाइम 22 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने हल्का सा भी छेड़खानी ऊपर नीचे कर दी, आपका ये 22 घंटे से बढ़ जाएगा। आप चेक करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बट ऑप्टिमल सोल्यूशन यही है कि बेस्ट सोल्यूशन का ऑप्टिमल मतलब बेस्ट हो गया। असाइनमेंट टेक्निक ने हमें यही बताया कि किस मैन को कौन सी जॉब देनी चाहिए, और वो लास्ट में ऑप्टिमल सोल्यूशन में बताया बॉक्स की मदद से। ठीक है सर, समझ में आ गया? क्लियर हुआ नहीं है? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये आपका एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने समझाया। समय लगा, मुझे पता है समय लगेगा। अगली बार देखना आप आधे घंटे में एक क्वेश्चन, आधे घंटे में एक क्वेश्चन, हर क्लास में 2 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे आपको। क्योंकि सर इस क्लास में देखो अब मैंने कितना लिखवाया है। लिखवाया इतना है क्योंकि ये लिखवाना बहुत जरूरी था। ये देखो सर इतना सारा लिखवाया है, आप देख रहे हो कितना सारा लिखवा रखा है। ये देखो कितना भर भर के लिखवाया है। हर एक चीज जो मैं बोल रहा था वो सारी मैंने यहाँ पर लिखवा दी। बस अब आपको क्या करना है, ये देखो सारा लिखवा दिया। अब आपको क्या करना है, या तो आपने उतार लो, नहीं उतारना कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अब करेंगे अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस, सारे के सारे कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, होप आपको समझ में आया हो। और लास्ट में बता दूं, जब तक पूरा चैप्टर ना खत्म हो तब तक आपको बने रहना है, और उसके बाद आपको देखना है कि क्या मुझे सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, इस लेक्चर अपलोड करा जाएगा एज अ डेमो लेक्चर। पूरे चैप्टर देखो तब जाकर आपको समझ में आएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।